मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय हो चुका है और मुझे उम्मीद है आप भी इस क्लास का इंतजार कर रहे थे। 9:30 हैं और अब ठीक मध्य पाषाण काल की शुरुआत होने जा रही है। बेसिकली ये क्लास हमारा एलटी, पीजीटी और टीजीटी के लिए फोकस्ड है। आपको पता है बहुत सारे छात्रों ने क्लास के प्रति बहुत 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 उत्साह दिखाया है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और फिर उसमें चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर निम्न पुरापाषाण काल में और हैंड एक्स कल्चर आपने पढ़ा, चीजों को रिवाइज किया होगा और मुझे लगता है आपकी बहुत सारी परेशानियां हल हो गई होंगी। और आइए शुरू करते हैं बहुत धैर्य के साथ। आज केवल मध्य पाषाण काल हम लोग कवर करेंगे, कल हम लोग नव पाषाण काल कवर करेंगे और फिर ताम्र पाषाण काल और ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पीजीटी के लिहाज से इस टॉपिक में आपके 3 से 4 प्रश्न फिक्स हैं। इस टॉपिक को इग्नोर करने की कोशिश मत करिएगा। एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे छात्रों के बहुत सारे सुझाव आए हैं और आपका सुझाव हमारे लिए एक गाइडलाइन का, आपकी प्रॉब्लम्स को समझने का माध्यम है। तो घबराइएगा नहीं, हम लोग धीरे लेकिन लगातार आपके सारे टेक्निकल टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं इस बार आपके सिलेक्शन में आने वाली हर समस्या को यहीं पर क्लास में यूट्यूब पर हल कर लिया जाए। तो फिलहाल ये मध्य पाषाण काल आप देख रहे हैं और जैसा कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है मेसोलिथिक पीरियड। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूं, ऊपर कर दे रहा हूं और अब तक लगभग सभी लोग क्लास में आ गए होंगे। मध्य पाषाण काल को आद्य नव पाषाण काल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यानी कि अर्ली और प्रोटो नियोलिथिक एज, अर्ली और प्रोटो नियोलिथिक एज एवं संक्रमण काल, ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहते हैं? ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसलिए बता रहा हूं, जैसे पुरापाषाण काल में मनुष्य आखेटक था, केवल आखेटक था और शिकार करता था। जो भी कंदमूल, फल, शिकार जो भी मिला खाया, जो बच गया उसको छोड़ दिया। मध्य पाषाण काल तक आते आते खास बात यह है, आखेटक तो वो था ही, नवपाषाण काल में भी वो आखेटक है, लेकिन हाँ यहां पर एक डेवलपमेंट है कि वो खाद्य संग्राहक, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने लगा। बचे हुए जो भी उसके भोजन के पदार्थ हैं उसको वो रख लेता है कल के लिए। उसे इतना बोध जागृत हो गया है कि कल खा लेंगे। अच्छा ठीक है। फिर एक बड़ी बात है, संक्रमण काल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें वन्य चावल के प्रमाण मिलते हैं। मतलब कृषि का जो कॉन्सेप्ट आगे नव पाषाण काल में दिखाई में आएगा। मतलब खेती की शुरुआत और तमाम इस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत है। तो यहाँ पर वन्य चावल, जंगली चावल से, और फिर हम लोग आगे देखेंगे जो उगाए गए चावल के प्रमाण, ये एक सेटलमेंट की शुरुआत का जो बीज है, मनुष्य के बोध के विकसित होने की जो शुरुआत है, वो मध्य पाषाण काल में होती है। और यही कारण है कि इसको प्रोटो नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। और मैंने आपको परसों के लेक्चर में पहले ही जब बेसिक एकदम डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल के जनक C.L. कार्लाइल हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि नव पाषाण काल के जनक जॉन लुबॉक हैं, आपको पता है। और फिर मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रुस्कोट है और बहुत सारी बातें मैंने डिस्कस की थी। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। तमाम बातें मैंने डिस्कस की थी, याद रहनी चाहिए। और फिर मेरी क्लास में आने से पहले पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करके आएंगे तो थोड़ी सी चीजें को रिलेट करने में आपको आसानी होगी। तो C.L. कार्लाइल को मध्य पाषाण काल का जनक कहते हैं। और 1867 ईस्वी में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस सन को याद रखिएगा, उन्होंने सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए।
लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए, और यही कारण है कि उन्हें मध्य पाषाण काल का जनक कहते हैं। बड़ी बेसिक और जीरो लेवल से बात हमने शुरू की है, और थोड़ा सा देखिएगा। अब उन्होंने लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए सर, ये बात आपको दिखाई पड़ रही है। यानी इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है? लघु पाषाण उपकरणों को माइक्रोलिथिक कहा जाता है, माइक्रोलिथ्स कहा जा सकता है, माइक्रोलिथिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आकार में बहुत छोटे हैं, माइक्रो बहुत छोटे हैं, और इनका आकार आपको साइज दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के आसपास है। ये बात क्लियर हो रही है? मुझे उम्मीद है बहुत धैर्य से पढ़ रहे हैं, और ऐसा करिएगा, पॉइंट्स कर लीजिएगा। जहां जहां पे आपको लग रहा है कि कुछ नई बात है, टेक्निकल बात है, तो उसको नोट कर लीजिएगा, तुरंत पॉइंट बना लीजिएगा। अब जैसे ये बात आ रही है, ज्वालापुरम सेक्टर 9 आंध्र प्रदेश में है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्यों फेमस है? दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण उपकरण निर्माण फैक्ट्री के प्रमाण मिलते हैं। माइक्रोलिथ्स टूल फैक्ट्री कहां से मिलती है? लघु पाषाण उपकरण निर्माण की जो शुरुआत है, जो उसके निर्माण की जो कार्यशाला है, जो फैक्ट्री है, वो कहां से मिली है? तो आंध्र प्रदेश में ज्वालापुरम सेक्टर 9 से मिलती है लघु पाषाण उपकरण निर्माण फैक्ट्री। एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए पिछले लेक्चर्स में चला जाऊं और बात करूं, चिरकी नेवासा याद आया आपको? चिरकी नेवासा याद आया आपको? याद आ जाना चाहिए। क्यों है, क्या है? आप थोड़ा सा क्लास में हैं, रिप्लाई करिए। चिरकी नेवासा में क्या मिला है, क्या है वो, किस काल से संबंधित है, याद आ जाना चाहिए। मैं रिप्लाई अब नहीं करूंगा, यहां पर आपको अपने थोड़ा सा मस्तिष्क पे जोर देना पड़ेगा। और ये देखिएगा, जब ये माइक्रोलिथ्स टूल फैक्ट्री के प्रमाण ज्वालापुरम सेक्टर 9 से मिले हैं, तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के, अब देखिए ये मतलब एक एक लाइन में एक एक बात है आपके लिए, भले ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये बात है, जान लीजिए कि महत्वपूर्ण है कि लघु पाषाण उपकरण के प्राचीनतम उदाहरण हमें श्रीलंका की फायान गुफा से मिलते हैं। और ये प्रश्न भी आया है कि सर फायान गुफा कहां स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। लोगों ने इसको चीन लगा दिया था, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो फायान गुफा क्यों इंपॉर्टेंट है? श्रीलंका में है। और लघु पाषाण उपकरण के प्राचीनतम उदाहरण हमें कहां से मिलते हैं सर? तो फायान गुफा से मिलते हैं। और अब एक एक लाइन में प्रश्न है, और अपने मस्तिष्क की जो क्षमता है, जो उसका कंसंट्रेशन है, उसको यहां पर फोकस करिए और सारी चीजों को जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। लकड़ी की डोंगी का आविष्कार सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में हुआ। ध्यान दीजिएगा, लकड़ी की डोंगी का आविष्कार किस काल में हुआ सर? मध्य पाषाण काल में हुआ। और अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि प्रक्षेपास्त्र के रूप में धनुष बाण की शुरुआत कहां से हुई? मध्य पाषाण काल में हुई। और ये प्रश्न भी आया था स्टेट लेवल में किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, और छात्रों ने उसमें नव पाषाण काल लगा दिया। गलत है। प्रक्षेपास्त्र के रूप में धनुष बाण की शुरुआत सर कहां से हुई है? मध्य पाषाण काल में हुई है। और फिर ये देखिए, अभी मैंने शुरू में बताया कि मध्य पाषाण काल का मनुष्य आखेटक ही था, लेकिन इस कालखंड में एक खास बात है कि उसने खाद्य संग्रहण करना सीखा और पशुपालन की शुरुआत हुई। तो माफ कीजिएगा, पशुपालन की शुरुआत किस कालखंड में हुई? मध्य पाषाण काल में हुई। और एक प्रश्न ये भी आया है कि ये बताइए भाई, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? अभी आगे आएगा कहां से मिलते हैं, तब तक आप हमें रिप्लाई कर दीजिए। और शायद आपको याद आया होगा, आदमगढ़ है। दूसरा स्थल कौन सा है आप बता दीजिए? बागोर है। खैर चलिए, अब यहां पर
एक एक बात याद रखिएगा, सब मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। लकड़ी की डोंगी हो गई, लघु पाषाण उपकरण हो गए, प्रक्षेपास्त्र हो गए, धनुष बाण का आविष्कार हो गया, ठीक है, और क्या, पशुपालन की शुरुआत हो गई। अब यहां पे देखिए, मानव अस्थि पंजर, अस्थि पंजर का मतलब है कंकाल। ध्यान दीजिएगा, ये कंकालों की बात हो रही है, जीवाश्मों की बात नहीं हो रही है। कंकाल और जीवाश्म में फर्क है। और मानव जीवाश्म के लिए शायद अगर आपको याद आए तो मैंने कल और एक दिन पहले भी डिस्कस किया है, हथनौरा, और फिर एक स्थल और है औदय। जीवाश्मों की बात अगर आएगी तो उत्तर बदल जाएगा, कंकालों की बात आएगी तो उत्तर बदल जाएगा। तो यहाँ पे मानव कंकाल मिलते हैं। अस्थि पंजर का मतलब कंकाल है। कहां से मिले हैं? तो प्रतापगढ़ का वो स्थल है सराय नाहर राय, और मिर्जापुर के स्थलों में वो बगाईखोर है और लेखैया या लेखनिया है। तो ये रिंग कर दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम मानव कंकाल हमें कहां से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में मिलते हैं, और सराय नाहर राय प्रतापगढ़ में, और मिर्जापुर के बगाईखोर से मिलते हैं, लेखैया से मिलते हैं। एक खास बात और क्या है कि अब इससे ये भी संकेत मिलता है, देखिएगा थोड़ा सा, कि परंपरागत रूप से शवों को दफनाने की परंपरा और समाधि अथवा कब्र बनाने की परंपरा भी, निर्माण की जो प्रथा है, वो भी मध्य पाषाण काल में जन्मी। मुझे उम्मीद है अच्छा कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं आ रहा है। घबराइएगा नहीं, कोशिश हम इस बार ये करेंगे, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मुझसे बेस्ट हो सकता है वो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब कंप्लीट करेंगे। जो जो भी टेक्निकल टॉपिक है सब करेंगे। बस केवल आप क्लास में आए हैं तो क्लास को 9:30 पर कंटिन्यू कर लीजिए। आप चाहे तो इतनी जद्दोजहद कर सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं, और नए छात्र अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी है, इसके नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलते रहें, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, आपके मन पे डिपेंड करता है। एज वेल जो छात्र लगातार जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है क्लास कैसी लगी और कितना आपकी समस्याओं को हम लोग हल कर पाए, कितनी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई, क्या क्या डाउट्स आपके क्लियर हुए और क्या डाउट्स और हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं। तो अब देखिएगा, ये शवों की बात हो रही, कंकाल की बात हो गई। कंकाल कहां से मिलते हैं? तो सर मध्य पाषाण काल में किन स्थलों से मिलते हैं मैंने रिंग कर दिया था। अब देखो, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहां पर नोट करके, रिमार्क करके एक बढ़िया सी बात फिर से लिख दी है जो मैंने आपको समझाई अभी। जीवाश्म, मानव जीवाश्म सर्वप्रथम किस काल में मिलते हैं? तो निम्न पुरापाषाण काल के हैं। औदय नामक स्थल है। औदय कहाँ है? तमिलनाडु में है। वो शिशु कपाल का जीवाश्म है। और फिर आपको पता है हथनौरा नर्मदा नदी के किनारे है, और वयस्क मादा मानव का कपाल जीवाश्म यहां से मिलता है। तो अब ये फंडा क्लियर है। जीवाश्म निम्न पुरापाषाण काल कहां से? हथनौरा एवं औदय से। मानव कंकाल या फिर वो कहते हैं मानव की जो अस्थि पंजर कहां से मिले? मध्य पाषाण काल में मिले। और स्थलों के नाम मैंने आपको बता दिए, सराय नाहर राय और बगाईखोर और लेखनिया। मुझे लग रहा है इतने अभी मैंने शुरू किया है, 0 लेवल से शुरू किया है। आपके जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं सब कवर हो रहे हैं, और लगभग मैंने 40 के करीब इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस कर दी है। फिलहाल आगे पढ़िएगा। और ये कह रहे हैं कि अब भारत में मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम स्थल कौन से हैं? तो ये देखिएगा, सराय नाहर राय है और मेहदहा प्रतापगढ़ में है भाई, उत्तर प्रदेश
देश में भारत के सर्व प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं? बात समझ में आ रही है? वो ये कहते हैं कि भाई मध्य पाषाण काल के ज्ञात स्थल प्राचीनतम कौन कौन से हैं? तो वो सराय नाहर राय है और महदहा है। ऐसे प्रश्नों को नए छात्रों को हम सूचित कर रहे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को क्लास के और जितने भी प्रश्न आपके 30-35 साल में किसी भी परीक्षा में पीछे पूछे गए हैं, उनकी प्रामाणिक व्याख्या के साथ हम लोगों ने ये प्राचीन भारत की अमृत संजीवनी 3000 प्रश्नों की टॉपिक वाइज श्रृंखला है। प्रैक्टिस सेट है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। आप चाहे तो मंगा सकते हैं, प्रैक्टिस को दिशा मिलेगी। एज वेल मेडवल इंडिया का अमृत गंगा है, 2500 प्रश्न है, अरबों के आगमन से शुरू होती है और परवर्ती मुगलों तक जाती है, आप देख पा रहे हैं। और इसी तरह मॉडर्न इंडिया की हमारी अमृत मंजरी है, 2000 प्रश्नों का संकलन है, 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। आप देख सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं। प्रैक्टिस 7500 प्रश्न एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और बेहतरीन सिलेक्शन क्वेश्चन के साथ। अगर आपके पास पहले से बहुत सारा स्टडी मटेरियल है तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। हमारे साथ इस क्लास में जुड़े रहिए। तो अब देखो बात क्या है, आगे क्या खास बात आ रही है। वो कह रहे हैं कि यहां से हमें सर्वप्रथम स्तंभ गर्त प्राप्त होते हैं। स्तंभ गर्त माने गड्ढा, स्तंभ जहां पे खंभों को गाड़ा गया होगा। ध्यान दीजिएगा, लकड़ी के खंभे, कुछ अपने मन से कुछ अलग से मत डिफाइन कर लीजिएगा। अर्थात रहने के लिए जमीन में बनाए गए ऐसे गड्ढे जिसमें काष्ठ स्तंभ गाड़े गए होंगे। काष्ठ स्तंभ का मतलब है लकड़ी के खंभे और घास फूस इत्यादि से झोपड़ियां बनाई गई होंगी। ये बात पता चल रहा है। तो इसका मतलब है कि मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में स्थायी जीवन की तरफ पहला कदम बढ़ाया। स्थायी जीवन की तरफ जो पहला कदम बढ़ाया वो मध्य पाषाण काल में बढ़ाया। स्थायित्व के जीवन की जो वास्तविक शुरुआत है वो नव पाषाण काल में है। तो देखिएगा, इससे ये निष्कर्ष निकलता है, आंशिक रूप से, सूक्ष्म रूप से, प्रारंभिक रूप से स्थायी जीवन पद्धति की संकल्पना, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट, इसी कालखंड में विकसित हुई। लेकिन आपसे प्रश्न आता है कि स्थायी जीवन की शुरुआत कहां से हुई? नवपाषाण काल लगाइएगा, कृषि की शुरुआत है। यहां पर यह यदा कदा उदाहरण है। ठीक वैसे ही जैसे कल आपने पढ़ा था कि वो निम्न पुरापाषाण काल से हमें एक स्थल है पैसरा और वहां से हमें झोपड़ियों के संकेत मिलते हैं। निम्न पुरापाषाण काल में पैसरा और वहां से हमको झोपड़ियों के संकेत मिलते हैं। वो अपवाद है, शोध का विषय है अभी। तो इसी तरह जो ये प्रारंभिक कॉन्सेप्ट है सेटलमेंट का, वो जन्म लेता है। लेकिन स्थायी जीवन की बेसिक शुरुआत वो कहां से? नवपाषाण काल से है। तो चीजों को बहुत गहराई से, बहुत धैर्य से, बहुत आराम से समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। और इस बात को समझाने के लिए ये रिमार्क आपके पास है और अलग से जोड़ा गया है। क्या है? कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं। अपवाद स्वरूप निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल पैसरा है, बिहार मुंगेर में है। प्राचीनतम झोपड़ियों के पुरातात्विक संकेत मिलते हैं। ये अभी शोध का विषय है। क्लियर हो रही है बात ना? अब देखो, इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या बात आ रही है भाई? मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत है। प्राचीनतम साक्ष्य है पशुपालन के, तो ये मध्य पाषाण काल में है सर। और फिर कहां से? मैंने बताया अभी आपको 2 मिनट पहले, आदमगढ़ है, मध्य प्रदेश होशंगाबाद में है। और ये बागोर है, भीलवाड़ा राजस्थान में है। यहां से हमें कुछ पशुओं के पाले जाने के प्रमाण मिलते हैं और जो लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास हैं। बकरियां और भेड़ इत्यादि पाले जाने का संकेत मिलता है। तो मुझे उम्मीद है बढ़िया है। ये प्रश्न भी सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं ऐसे ही प्रश्नों में। बस केवल हमें
याद रखना है और अप्लाई करना है, गलतियां कम से कम करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है, कमीशन आपको रिजेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आप गलती करें, और जितने धैर्य के साथ, जितनी सहजता से आप परीक्षा भवन में बैठेंगे, गलतियां उतनी ही ना के बराबर होंगी। तो फिलहाल आइए, तो ये क्या कह रहे हैं कि जब झोपड़ियों के साक्ष्य मिल रहे हैं तो इससे पता चलता है कि आंशिक रूप से स्थिर जीवन पद्धति को, आंशिक ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और फिर मनुष्य के द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कुत्ता है। ये ध्यान दीजिएगा, जो बागोर आदमगढ़ में है वो बकरियां भेड़ें 6000 ईसा पूर्व के आसपास पाले जाने का साक्ष्य है। और ये क्लास 6 का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम पाला गया पशु क्या है, वो कुत्ता है। ये बात भी क्लियर हो रही है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसे स्थलों के बारे में जो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं और उनके बारे में कुछ न कुछ विशेष रेफरेंस इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है। तो देखिएगा, प्रमुख स्थल पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है बागोर है ना। तो अब देखो बागोर में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। बागोर है, कहां है? राजस्थान में, भीलवाड़ा जिले में है। बनास की सहायक नदी कोठारी के तट पर है, ये याद रखिएगा, कोठारी के तट पर है। मैं रिंग कर देता हूं और इसीलिए साइड हो जाता हूं, हट जाता हूं, ताकि आप अगर नोट कर रहे हो तो देख के अच्छे से नोट कर सकें, और अगर लिख रहे हो लिख सकें। स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन मेरा अनुरोध है कि अब आगे के लिए, कल के लिए कुछ मत रखिए। जो काम अभी आधे घंटे 45 मिनट जो भी हम लोगों की क्लास होती है, इसी में इसको फाइनल करिए, आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि मैं कल नवपाषाण काल डिस्कस करूंगा, फिर ताम्रपाषाण काल डिस्कस करूंगा। तो फिर कल के लिए छोड़ेंगे तो फिर कल वाला क्या होगा। और इसके बाद मैं हड़प्पा पढ़ाऊंगा। छात्रों ने बहुत अनुरोध किया है कि सर हड़प्पा भी पढ़ा दीजिए, वैदिक पढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद हम लोग अशोक के अभिलेख वगैरह देख लेंगे, है ना, जो एकदम जहां से प्रश्न बनते हैं, जहां पे आप गलतियां करते हैं, या फिर जैसा भी आप कहेंगे। तो देखिएगा, उत्खनन करता और सर्वेक्षण करता कौन है बागोर के? वो है प्रोफेसर वीएन मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 68 से 70। और फिर देखिएगा, ये सर्वाधिक विस्तृत आवासीय स्थल है बागोर। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आपको तीसरी बार बता रहे हैं, बागोर है। और आगे आदमगढ़ आएगा तो फिर बताएंगे। अब यहां से लगातार प्रश्नों को देखिएगा, और ऐसे प्रश्न जो छात्रों के लिए बहुत 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 कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। पहला, बागोर से हमें कसाई खाने के साक्ष्य, या फिर बूचड़ खाने के साक्ष्य, या फिर स्लॉटर हाउस के साक्ष्य मिलते हैं। वध स्थल, इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिएगा, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाए कि हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, स्लॉटर हाउस के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब देखना यहां पे बूचड़ खाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे है? सर वो बागोर में। और फिर यहां पर बागोर से भी बूचड़ खाना मिला है, और ऐसे ही प्रतापगढ़ में स्थित प्राचीनतम मध्य पाषाण कालीन स्थल मैदहा से भी हमें बूचड़ खाने का साक्ष्य मिला है। मैदहा से भी हमें बूचड़ खाने का साक्ष्य मिला है। कुल मिला के अगर आपसे ये कहता है कि मध्य पाषाण काल में हमें बूचड़ खाने के साक्ष्य या फिर वध स्थल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो वो मैदहा है, और आगे आपके सामने बागोर है। ध्यान रखिएगा, गलती ना हो। और फिर अब देखो, रिमार्क करके हम कुछ बातें बता रहे हैं। एक तो बूचड़ खाना हो गया। अब देखो, रिमार्क करके यहां पे बात आ रही है, मतलब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, ये नवपाषाण काल के संबंध में ये बात है। दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित स्थल है नवपाषाण काल का बुदिहाल। ध्यान रखिएगा, बुदिहाल बहुत बहुत बहुत। वो कह रहे हैं कि सामुदायिक भोज उत्सव या फिर कम्युनिटी फेस्टिंग के साक्ष्य
कहां से मिलते हैं तो वो बुधियाल है। और एक खास बात देखना, नवपाषाण काल की बात हो रही है सर, ये आवासीय भूमि के बीच बूचड़खाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं तो ये बुधियाल है। ध्यान रखना, यानी कि अब कुल मिला के उत्तर भारत में तुम्हारे पास मध्य पाषाण काल में 2 स्लॉटर हाउस है। कहां पे? एक बागोर में, एक मैदहा में। और दक्षिण भारत में आवासीय भूमि के बीच में एक स्लॉटर हाउस है। कहां पे? बुधियाल में। सामूहिक भोज उत्सव और बूचड़खाना दक्षिण भारत में, कर्नाटक, और स्थल का नाम है बुधियाल। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब लगातार मैं चीजों को कलेक्ट कर रहा हूं, रिकलेक्ट कर रहा हूं बार बार, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर एक ताम्रपाषाण काल में भी हमारे पास बूचड़खाना है। ताम्रपाषाण काल यानी मध्य पाषाण काल में कहां पर है, फिर नवपाषाण काल में बुधियाल है, फिर ताम्रपाषाण काल में हमें कहां से मिलता है, वो दैमाबाद से है। ये बात क्लियर हो रही होगी, ताम्रपाषाण काल में दैमाबाद है। और फिर एक खास बात है, नवपाषाण कालीन स्थल मेहगढ़ा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक विशालतम पशु बाड़ा मिलता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण कालीन स्थल मेहगढ़ा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विशालतम पशु बाड़ा यानी कि सामूहिक पशुपालन का संकेत कहां से मिलता है तो वो मेहगढ़ा से मिलता है। तो चीजें देखो एक साथ कोरिलेट हो जा रही हैं, तो तुम चीजों को कंफ्यूजन की जो स्थिति आती है परीक्षा में भवन में, उसे दूर कर पाओगे आप सभी लोग। बहुत धैर्य से रखिएगा, एकदम रट लीजिए घर में बैठकर कमरे में। आज इस लेक्चर को कम से कम 2 बार सुनिए और जो नोट्स बनाए हैं उसको आप अच्छे से रट लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नोट्स नहीं बनाए हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, मेरी क्लास को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। और बकायदा रिमार्क करके जैसे चीजें यहां पर लिखी गई हैं वैसे व्याख्याएं यहां पर लिखी गई हैं। जैसे रिमार्क करके यहां पर आप क्लास में व्याख्याएं देखते हैं, कठिन प्रश्नों की व्याख्याएं इस प्रैक्टिस सेट में लिखी गई हैं। अमृत संजीवनी एंशिएंट इंडिया का है और अमृत गंगा मेडवल इंडिया का है। 2500 प्रश्न है उसमें, आप देख पा रहे हैं। और मॉडर्न इंडिया की हमारी अमृत मंजरी है, 2000 प्रश्नों का संकलन है। स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप इन पुस्तकों को अपनी प्रैक्टिस को मुकम्मल करने के लिए चाहे तो मंगा सकते हैं। मतलब एज इट इज, ऐसा कोई प्रश्न आया होगा तो उससे जुड़ी हुई व्याख्याएं आपके पास लिखी होंगी, ताकि आपको परीक्षा में प्रश्नों को हैंडल करने में दिक्कत ना हो। तो अब आ रहा है दूसरा स्थल, आदमगढ़ है, होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश में। और ये मैंने कई बार बता दिया कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। अब थोड़ा सा देखिएगा, वो कह रहे हैं कि आदमगढ़ की बात हो रही है, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साथ गुफा चित्रकारी की कला भी जोड़ी जाती है। इस काल के शैलाश्रयों में, शैलाश्रय मतलब पत्थर की गुफाओं में, अनेक प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। जिसमें यह ध्यान देना, यह भी प्रश्न आया है कि उसमें क्या क्या अंकित है। आखेट यानी शिकार, युद्ध और नृत्य की भंगिमाएं या गतिविधियां अंकित है, रेखा चित्र बनाए गए हैं। तो ये भी ध्यान देने की बात है। कल आपने भीमबेटका को सुना था, आज भीमबेटका को डिटेल करेंगे, आदमगढ़ को डिटेल कर ही रहे हैं हम आपको। और यहां पर एक बात जो अक्सर करके छात्र उसका उत्तर भीमबेटका दे देते हैं, जबकि सही जवाब आदमगढ़ है। ये ध्यान दीजिएगा, गैंडे के शिकार का रेखा चित्र कहां से मिलता है, आदमगढ़ की एक गुफा में प्रदर्शित है। और ऐसे ही शिकार के दृश्य भीमबेटका की गुफाओं में भी हैं। ऐसे युद्ध और शिकार के दृश्य भीमबेटका की गुफाओं में भी हैं। लेकिन हाँ, यह ध्यान दीजिएगा, गैंडे के शिकार का दृश्य आदमगढ़ में है, किसी भी दशा में वो भीमबेटका में नहीं है, किसी भी दशा में वो भीमबेटका में नहीं है। और अब बात आ रही है, तीसरा स्थल है भीमबेटका।
भीम की बैठक ऐसा समझ सकते हैं। खोजकर्ता वी.एस. बावनकर 1950, यहाँ पे सन भी याद रखिएगा। पाषाण कला के पितामह कौन है? वी.एस. वाकणकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, मैंने बेसिक लेवल पे परसों के लेक्चर में भी डिस्कस किए हैं और मैंने आपको बताया था कि भीमबेटका की जो पहचान है, विशिष्ट पहचान, वो प्राचीनतम पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी के संदर्भ में है। और एक बात जो कल मैंने डिस्कस करी थी कि यहाँ पे चित्रों के निर्माण की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल में हुई है, जबकि सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। चित्रकारी की शुरुआत भीमबेटका में उच्च पुरापाषाण काल में है। देखो ये लिखा हुआ है, कई बार डिस्कस कर चुके, और जब पिछले लेक्चर्स आप देख के आओगे तो निश्चित तौर पे आगे की जो कोरिलेशन है उनको आप स्वयं मेरे द्वारा अगर हम ना भी डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। अभी मेरी क्लास 45 मिनट हो रही है, 50 मिनट हो रही है अधिकतम। मैं कोशिश करूंगा अगर आप सहयोग करेंगे और उत्साह दिखाएंगे तो हम लोग इस क्लास को लगभग जैसे एक ऑफिशियल 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है वहां तक ले जाने की सोच रहे हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपके साथ काम करेंगे। आप चाहें तो अपने शुभ चिंतकों को ये लेक्चर हमारा शेयर कर सकते हैं। नए छात्र चाहें तो रेगुलर नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रह सके, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, डिपेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चौथा स्थल है लगनाज। है कहां पे सर? महसाणा जिला गुजरात में है। ध्यान रखिएगा 14 मानव कंकाल पैर मोड़कर दफनाए गए हैं और दाहिनी ओर करवट लिए हुए दफनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा फ्लेक्स्ड बरियल समाधिस्थ मानव कंकाल लगनाज की विशिष्टता है। फ्लेक्स्ड बरियल ध्यान दीजिएगा लगनाज की विशिष्टता है, गलती नहीं होनी चाहिए। लगनाज मतलब 14 मानव कंकाल, पैरों को मोड़कर दफनाया गया है, दाहिनी ओर करवट लेकर दफनाया गया है। और फिर अगला बहुत महत्वपूर्ण स्थल है चौपानी मांडो, बेलन नदी, मेजा तहसील, इलाहाबाद, और इसके उत्खननकर्ता प्रोफेसर जी.आर. शर्मा सर। देख पा रहे हैं? और अब आगे पढ़ते हैं। देखिएगा यहां पर कुछ खास बात है। यहां पर हमें कुछ झोपड़ियां मिली हैं, ये बात तो ठीक है। और मैंने अभी बताया कि झोपड़ियों के साक्ष्य और कहां से मिले हैं, संकेत कहां से मिलते हैं, निम्न पुरापाषाण कहां से मिलते हैं, याद आ रहा है? अब देखो, विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड किस कालखंड में मिलते हैं? तो अभी ये प्रश्न आया था और इसको अभी हमारी टेस्ट सीरीज में भी ये प्रश्न आया था, उसमें भी छात्रों ने गलत किया। पूछा गया कि मृदभांड निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? मृदभांड निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? और एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आप लगाते हैं नवपाषाण काल। गलत हो जाएगा। प्रश्न अगर ये कहता है चाक पर निर्मित मृदभांडों की जो निर्माण कला है वो कब जन्मी? नवपाषाण काल में। मृदभांड निर्माण कला का जन्म कब है? वो मध्य पाषाण काल में है। हाथ से मृदभांड पहले बनाए गए, चाक पर बाद में बनाए गए। तो अब ये प्रश्न है कि वो प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड कहां से मिलते हैं? तो चौपानी मांडो से मिलते हैं। अब गलती ना हो, और अभी भी गलती हो रही है। चौपानी मांडो से आप ध्यान दीजिएगा जंगली चावल का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। बहुत बढ़िया बात है। जंगली चावल मतलब अपने आप उगा है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा ये कितना बेहतरीन बात है। चौपानी मांडो को मध्य पाषाण काल, ध्यान दीजिएगा, चौपानी मांडो को मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, ध्यान दीजिएगा, चौपानी मांडो को मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बीच संक्रमण काल की अवस्था का स्थल भी माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, आखेट संग्राहक से प्रारंभिक कृषि अवस्था में संक्रमण का यह प्रतिनिधि स्थल है। ध्यान रखिएगा वन्य चावल का प्रमाण है, झोपड़ियां हैं, हस्त निर्मित मृदभांड है। तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण के
काल के बीच का संक्रमण काल वो कौन सा है, वो चौपानी मांडो है। और अगर आपको कुछ परसों के लेक्चर का एक विशेष टॉपिक याद आ रहा हो, चौंतरा याद आया, चौंतरा के बारे में जरा रिप्लाई कर दीजिए। चौंतरा से क्या विशेष बात है, किस चीज का वो संगम स्थल है। और अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो कल का और परसों का लेक्चर आपको एक बार फिर से देखना चाहिए। बेटम चला, चिरकी निवासा, चौंतरा, ये सब याद आना चाहिए। अब दोबारा से पीछे नहीं जाएंगे। सराय नाहर राय देख लीजिएगा, और ये कह रहे हैं कि वो प्रतापगढ़ में है, और सराय नाहर राय, मैदह और दमदमा प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे सराय नाहर राय और मैदह प्राचीनतम मध्य पाषाणकालीन स्थल है। कई बार ये बात रिपीट हो गई, मतलब अब कितना भी छात्र, एक सामान्य मेधा का छात्र भी होगा तो वो चीजों को रट लेगा, याद कर लेगा। फिर कह रहे हैं कि सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के अस्थिपंजर मिले हैं मानव के, ये मैंने अभी पहली बार शुरुआत में ही बताया। एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल, ये प्रश्न यूपीएससी ने भी पूछा, नेट ने भी पूछा, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया कि एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र में 2 मानव कंकाल, एक ही कब्र में 2 मानव कंकाल हड़प्पा सभ्यता में, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल आगे हड़प्पा सभ्यता में। मतलब इस तरह के प्रश्न भी आए हैं, तो प्लीज गलतियां ना हो। मध्य पाषाण काल में सराय नाहर राय में एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल मिलते हैं। ठीक है, अब मैदह को देख लो, तो यहां से हमारे पास 2 युगल शवाधान, 2 युगल शवाधान, इसका मतलब क्या है, एक ही कब्र में 2 मानव शवों को दफनाया गया है। और ऐसी ही युगल समाधियां, देखो मैदह तो है ही, दमदमा भी है। मध्य पाषाण काल में युगल समाधियां हमें दमदमा और मैदह से मिलती हैं। ध्यान देना, युगल समाधियां मैदह और दमदमा से मिलती हैं। और फिर ध्यान देना, दमदमा से एक ऐसी कब्र भी मिली है जिसमें एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल हैं, याद आ रहा है। और हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधियां आपको याद आया होगा, लोथल और कालीबंगा में मिली हैं, याद आया होगा, गलतियां ना हो। और अब हम आगे अभी यहां पर नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लोथल और कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, युगल समाधियां यहां से भी मिली, हड़प्पा सभ्यता में भी मिली है। ठीक है, फिर देखिएगा, अभी मैंने बताया कि मैदह, अभी जब हम बागोर को डिस्कस कर रहे थे तब वहां पर मैदह को भी डिस्कस किया। तो बूचड़ खाने का साक्ष्य, वध स्थल का साक्ष्य मैदह और बागोर। अब क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं हो रहा है भाई? क्लास कैसी चल रही है, समझ में आ रही है चीजें? अब देखिएगा, दमदमा की बात आई है। दमदमा देखिए, मैंने बताया अभी आपको कि यहां से विशेष तौर पे 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र में 3 मानव शव, 3 मानव समाधि, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब लहुरा देवा को देख लीजिए सर। लहुरा देवा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। लहुरा देवा से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। आप कहेंगे सर हमें मेहरगढ़ पता है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक मेहरगढ़ था, और मेहरगढ़ में जो कृषि के प्राचीनतम प्रमाण है वो 7500 बीसी के आसपास हैं। लेकिन लहुरा देवा से हमें 8500 ईसा पूर्व के आसपास चावल उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। तो अब वर्तमान और नवीन शोधों में लहुरा देवा हो गया है। देखिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। नवीनतम शोधों में ये बात संज्ञान में आई है कि विश्व में चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देवा से मिलता है, जो लगभग 8500 ईसा वर्ष पूर्व पुराना है। ठीक है, और फिर यहां पर देखिएगा, नवपाषाणकालीन स्थल जो मेहरगढ़ है, वहां से कृषि का साक्ष्य लगभग 7500 ईसा पूर्व के आसपास का है। और यहां से हमें गेहूं, जौ और कपास उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं। गेहूं, जौ और कपास, ध्यान दीजिएगा भाई। मेहरगढ़, अभी मेहरगढ़ को जब हम नवपाषाण काल पढ़ाएंगे तो बहुत विशेष है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से आए हैं। मुझे लग रहा है कि अब आप बढ़िया ढंग से चीजों को पिकअप कर पाएंगे, और अब हमें लग रहा है कि डाउट वाली जो स्थिति है वो नहीं आएगी।
तो फिलहाल मुझे लग रहा है आज की क्लास को यहीं पर विश्राम देना होगा। विश्राम देने के पहले 2 मिनट नए छात्र ठहरे। अगर इस क्लास को आप कंटिन्यू कर रहे हैं और रिवीजन की प्रक्रिया में लेखन से बचना चाहते हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। हर टॉपिक में 250, 300, 400, 450 ऐसे प्रश्न हैं। प्रागैतिहासिक काल में ही इसमें 286 प्रश्न है। इतने प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अमृत संजीवनी ये एंशिएंट इंडिया का टॉपिक वाइज है, मेडवल इंडिया का अमृत गंगा है। 2500 प्रश्न है टॉपिक वाइज कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ, और मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी है 2000 प्रश्न टॉपिक वाइज कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ। आप रिवीजन के लिए इन पुस्तकों को, इन प्रैक्टिस सेट को आप चाहें तो मंगा सकते हैं। फिलहाल कल हमारा टॉपिक नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी गंभीर छात्र पढ़कर आएंगे, मतलब रिवाइज करके आएंगे चीजों को बढ़िया से, और अगर जिनके पास प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करके आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि सारी चीजें यहीं पे तैयार हो जाएंगी। तो मुझे आज का लेक्चर विश्राम देने की इजाजत दें और कल हम लोग मिलते हैं ठीक 9:30 बजे। तो फिर धन्यवाद और नमस्कार।